नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है अनीश कुमार और मैं इस चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? साउंड वेव। वेव ऑन स्ट्रिंग हम लोग डिस्कस किए, प्रॉब्लम भी बनाए और टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? साउंड वेव। अगर आप लोग SHM पढ़े थे अगर मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे या खुद से, तो ही वेव समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। मैथमेटिकली का हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बेटा? मैथमेटिकली। ऐसे एनालिटिकली तो समझ में आ ही जाएगा, वो तो अनपढ़ को भी समझ में आता है। अनपढ़ कहने का मतलब जो मैथमेटिक्स नहीं जाना, अनपढ़ कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा कुछ बुद्धि नहीं है उसको। अनपढ़ कहने का मतलब जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, मैथमेटिक्स नहीं जानता है, उसको अनपढ़ बोल देते हैं। तो उसको समझ में भी आएगा फिजिक्स, लेकिन मैथमेटिकली वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिकली भी वेव को समझना चाहते हैं, SHM और मैथमेटिक्स को क्लियर रखें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? साउंड वेव। साउंड वेव के लिए, जैसे कि साउंड वेव भी कैसा वेव है बेटा? मैकेनिकल वेव है। लास्ट क्लासेस में हम कई बार बोले हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर दोज which requires medium to propagate from one point or one section of medium to another section of medium, है ना? तो साउंड वेव भी कैसा है? मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव है तो इसको भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए फ्रॉम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए तीन मीडियम, तीनों में ही ट्रेवल कर सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, हम जनरली जब डिस्कस करेंगे बेटा तो हम गैस लेके ही समझाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, दूसरा बात कि साउंड वेव को हम लोग प्रेशर के टर्म में भी समझ सकते हैं और डेंसिटी के टर्म में भी समझ सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले तो ये हमको देखना होगा कि भाई साउंड वेव जैसे हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ मीडियम क्या है? एयर है, यानी कि गैस है। O2 होगा, नाइट्रोजन होगा, पता नहीं और क्या क्या होगा, उतना हमको नहीं पता है। ठीक है, वो आप लोग जानिए, लेकिन इतना जान रहे हैं कि यहाँ पे गैस है, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स है। तो इस बोर्ड पे हमको अब समझाना है इस चीज को। तो यहाँ हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? बहुत सारा मॉलिक्यूल्स। क्या ड्रॉ कर देते हैं बेटा? बहुत सारा मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग, और ये यहाँ अंतिम तक एकदम पूरा है, क्लियर है? बहुत सारा क्या है बेटा? ये मीडियम हो गया हमारा। अब चूंकि ये तो बहुत सारा है, पूरा बोर्ड में भरा है, पूरा बोर्ड भरेंगे। एक हम सेक्शन ले लिए, इमेजिनरी एक सिलिंड्रिकल सेक्शन बना दिया। क्या समझ में आया बात? ये कैसा सेक्शन हम ले लिया? सिलिंड्रिकल सेक्शन। ये कैसा सेक्शन है बेटा? सिलिंड्रिकल सेक्शन है, जिसका बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा? E। ठीक है, यहां हम एक पिस्टन ले लिया। क्या ले लिया? पिस्टन ले लिया, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ये एक सिलेंडर है ऐसे, इसको बस समझ लो कि हम वाइब्रेट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, या SHM कहो, मतलब SHM मोशन में इसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर के मॉलिक्यूल को जो ये डिस्टर्ब करेगा, इसका जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है इसके पास वाला, वो डिस्टर्बेंस क्या होगा? ट्रांसफर होगा इसके थ्रू। बात समझ में आ रही? यानी कि यहाँ पर का जो डिस्टर्बेंस है, अगर लास्ट क्लास हमारा किए होंगे, तो यहाँ पर का जो डिस्टर्बेंस है समय के साथ ही आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ का डिस्टर्बेंस फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो डिस्टर्बेंस चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर एक बार हमको इधर पुश करके और फिर अपने जगह पे इसको ले आए, तो एक पल्स जनरेट होगा। पल्स क्या होता है भाई? तो सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट। सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो पल्स यहाँ कैसा दिखेगा? स्ट्रिंग में तो कैसा दिखाते थे हम? ऐसा दिखा देते थे, ये जा रहा है,
स्ट्रिंग के केस में कैसा दिखा देते थे, ऐसा दिखा देते थे, ऐसे करके एक बार छोड़ दिया, ये पल्स है हमारा, सडन चेंज किए इसकी पोजीशन में, अब ये आगे बढ़ेगा। इसके स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा, वेव का स्पीड है। यहां वेव का स्पीड मतलब क्या, साउंड वेव का स्पीड, यानी कि साउंड का स्पीड कह सकते हैं। बात बुझा रहा है? नहीं समझ में आए तो टनाटन कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, भरपूर मात्रा में कमेंट करो बेटा, ठीक है। तो यहां हम कैसे दिखाते हैं, आप समझते जाना। यहां अगर आप समझ गए तो आगे जो मैथमेटिक्स होगा हमारा वो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेशंस जो एक्सप्लेन करेंगे, जो प्रॉब्लम बनाएंगे, वो सब आप बना सकते हैं। यहां अगर समझने में भूल किए, मैथमेटिक्स तो लाख आप टुकुर 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 कर लीजिए, लेकिन कुछ बुझा हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहां समझ लीजिए। जैसे स्ट्रिंग के केस में जब हम स्ट्रिंग के ऊपर वेव का डिस्कशन शुरू किए, तो शुरुआत को समझिए अच्छे से, तो सब कुछ समझ में आएगा। शुरुआत नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, भले रट लीजिए आप, अब अलग बात है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा छोटा डॉट क्या है, एयर पार्टिकल है, ठीक, मीडियम पार्टिकल है। ये मीडियम है, पार्टिकल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन हम यहाँ गैस लिए, ठीक। जैसे हम यहां पर के जो इसके जो एडजेसेंट, इसके पास का जो पार्टिकल्स है, उसको हम क्या किए, डिस्टर्ब करके फिर इसको अपने पोजीशन पे ले आए। तो ये अगर यहां से हम इतना दूर डिस्टर्ब किए, तो यहां इतना दूर का जितना पार्टिकल था सबको हम कहां जमा करा दिए, यहां जमा करा दिए। अब ये जो हम लिए हैं ना क्रॉस सेक्शन जो दिखा दें, इसको हम हटा रहे हैं बेटा। बस जान लो कि ये एक सिलिंड्रिकल सेक्शन हम कंसीडर किए हैं, इमेजिनरी सेक्शन है, कोई सिलेंडर नहीं है। ये भले इधर इतना सा सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन है, इसको हम ऑसिलेट करवा के इसमें हम डिस्टर्बेंस को जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम सिलेंडर यहाँ लगाए। बेटा यहां अगर इसको हम ऐसे पुश करके फिर अपने जगह पे ले आए, तो यहां पर का जो पार्टिकल है बेटा, देखो यहां पर डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा समझना। अभी मैथ वगैरह अगर दिमाग में लाए तो फंस जाओगे। अगर हम यहां इसको पुश किए ऐसे और फिर अपने जगह पे ले आए, तो यहां पर एयर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, गैस है, जो भी है, यहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और चूंकि बिकॉज ऑफ इस मीडियम के इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये यहां पे जमा नहीं रहेगा, ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, और इस तरह से ये पैटर्न जो अभी यहां है, ये अब यहां पर डेंसिटी बढ़ गया, ऑब्वियसली यहां पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इस रीजन का डेंसिटी अगर बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली यहां का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप कह लीजिए कि सडन जब इसको हम एक पुश दिए और फिर अपने पोजीशन पर ले आए, तो यहां पर डेंसिटी बढ़ गया या फिर प्रेशर, दोनों में से कोई एक बात आप बोल दीजिए। यहां बढ़ गया, ये क्या यहीं पे बढ़ा हुआ रहेगा? नहीं, बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ये अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एनर्जी अपना ट्रांसफर कर देगा, और ये जो डिस्टर्बेंस अभी यहां है, ये प्रोपेगेट करना शुरू करेगा। तो ये जो हमारा ये है, इसी को हम यहां क्या बोलेंगे, जिस सेक्शन पर का प्रेशर या डेंसिटी अचानक चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज ही करेगा। चेंज होने का मतलब समझना, इंक्रीज ही करेगा यहां पर। अब देखो, अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि यहां पे तो इंक्रीज किया, यहां पर जो पार्टिकल था यहां पर क्या कर देगा, यहां पर डिक्रीज कर देगा। यहां पर डेंसिटी जो है एयर मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल का, वो इंक्रीज करेगा। तो यहां पर डिक्रीज किया क्या, डेंसिटी, और यहां पर इंक्रीज किया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, कंप्रेशन, और यहां पर क्या हुआ, रेयरफैक्शन। अब आप कहिएगा सर यहां बोल रहे थे कि इंक्रीज किया डिक्रीज किया, अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अरे बेटा कंप्रेशन माने क्या, कंप्रेस किए, तो जहां पर एयर मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस कर दिए वहां का डेंसिटी बढ़ेगा ही, प्रेशर बढ़ेगा ही। और जहां के मॉलिक्यूल को हम हटा दिए तो वहां पर तो डेंसिटी घटेगा ही, तो वहां रेयरफाइड हो गया, मीडियम वहां क्या हो गया, रेयरफाइड हो गया, जबकि यहां पर क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो यहां इसको बोलते हैं कंप्रेशन, यहां बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अब देखो ये जो डिस्टर्बेंस किए यहां पर के मॉलिक्यूल को, ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा।
ये चलता जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने एडजेसेंट के जहां पे ये होगा वहां पर के क्या कहते हैं मीडियम का डेंसिटी बढ़ाएगा उस सेक्शन पर के, या फिर प्रेशर बढ़ाएगा, और उसके ठीक पहले वाला जो होगा सेक्शन वहां पर का डेंसिटी या प्रेशर को क्या करेगा, ये घटाएगा। यानी कि अगर हम कंटिन्यूअस इसको ऑसिलेट करवाएं तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है इस मीडियम में, ये क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। और अब हम परिभाषा पर आते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, द ट्रांसफर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ मीडियम टू अनदर सेक्शन ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव, या फिर ऐसे आप साउंड पढ़ना है तो साउंड वेव। बात समझ में आ रही, परिभाषा यहां से भी निकाल सकते हैं आप कि द ट्रांसफर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इन द मीडियम फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन इज कॉल्ड साउंड वेव। बात समझ आ रही। अब ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन है पूरे सेक्शन में होगा, कुछ यहां पहुंच चुका होगा, कुछ यहां पहुंच चुका होगा, सब चल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अगर इसको हम कंटिन्यूअस ऑसिलेट करवाएं, जहां समझ में नहीं आए वहां पे हमसे आप टनाटन पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है बेटा, कंप्रेशन। ये क्या है, ये क्या है बेटा। अब आप कहिएगा कि सर कभी आप कंप्रेशन बोल देते हैं, कभी रेयरफैक्शन बोल देते हैं, कभी आप पल्स बोल देते हैं। तो पल्स भी तो यही है ना बेटा, सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम इज कॉल्ड पल्स। यहाँ डेंसिटी बढ़ा दी है ना ये सब का, या प्रेशर बढ़ा दिए ना, इसी पल्स का जो स्पीड होगा, जितना स्पीड से ये आगे बढ़ रहा होगा, यही किसका स्पीड हो जाएगा बेटा, यही वेव का स्पीड हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप भी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे और कंफ्यूजन होगा। ये एक सेक्शन लिए हम, इमेजिनरी सेक्शन लो, या फिर आप मान लो कि एक पाइप है। आपको अगर नहीं बुझा रहा है कि इमेजिनरी कैसे लेंगे, यहां पूरा एयर मॉलिक्यूल भरा हुआ है, यहां एक इमेजिनरी हम सिलिंड्रिकल पाइप कैसे ले सकते हैं, तो मान के चलो ना एक पाइप ले लिए, पाइप में एक सिलिंडर फिट कर दिए किसी तरह से, पिस्टन को अब हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, रेयरफाई करेगा, कंप्रेस करेगा, रेयरफाई करेगा। और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या होगा, ट्रांसफर होगा आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि इसका कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा ना इस मीडियम का, जिसके कारण यहां नहीं रुकेगा, ये अपने आगे वाले को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो अपने आगे वाले को। इसी तरह से ये जो पल्स है ये आगे क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। ध्यान रहे बेटा जी, अगर यहां पर का प्रेशर हम P लें तो यहां पर का प्रेशर भी क्या होगा, P होगा। अरे नहीं भैया, यहां पर का प्रेशर हो जाएगा P प्लस डेल्टा P, जहां डेल्टा P क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 यहां के लिए। बात समझ में आ रही है। और अगर आप यहां के प्रेशर को अगर P मान लेते हैं तो यहां पर P प्लस डेल्टा P हो जाएगा, जहां डेल्टा P उस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कंप्रेस्ड एयर को हम दिखा रहे हैं सेक्शन में, और यहाँ रेयरफाइड वाले को दिखा रहे हैं, तो इसमें प्रेशर इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। बस ये सब समझ। यहां अगर डेंसिटी हम रो लिए हैं इस सेक्शन पर, तो यहां का डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो प्लस डेल्टा रो। समझ में आ रहा है। और ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो स्पीड है, मतलब जितना स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, वही वेव का क्या है बेटा, वही वेव का स्पीड है। ठीक है। वेव ऑन अ स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या इक्वेशन ड्राइव किए थे, v इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू। टाउ क्या था, टेंशन, और म्यू क्या था, लीनियर मास डेंसिटी। मतलब ये इलास्टिक प्रॉपर्टी था, और ये हमारा क्या था, इनर्शियल प्रॉपर्टी था। क्या था बेटा, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारा वेव का क्या आया था, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। एक अगर इनिशियल कुछ फेज कांस्टेंट है तो ले लेते थे, बाकी यही आता था।
y इज इक्वल टू a sin kx माइनस। तो यहां पर का जो पार्टिकल है जो ऑसिलेट करेगा, क्या उसका भी इक्वेशन यही होगा? और चूंकि प्रेशर भी ऑसिलेट करेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? चूंकि प्रेशर भी घटेगा बढ़ेगा, चूंकि ये ऑसिलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी सेक्शन पर अगर आप विचार करें तो कभी इसी सेक्शन पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, कभी इसी सेक्शन पे प्रेशर मिनिमम होगा। क्योंकि यहां पर का जब ये पल्स आगे बढ़ जाएगा तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जबकि उसके ठीक आगे वाले सेक्शन पे ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब, और इसको अभी हम प्रेशर के टर्म में समझ रहे हैं। अब ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट भी तो ना चेंज हुआ, यहां पर का पार्टिकल आगे गया, फिर ये आगे वाले को डिस्टर्ब किया, इस तरह से सब अपने ही जगह पे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। बस जैसे अगर हम एक लाइन में 3-4 पार्टिकल को यहां ऐसे समझो, बहुत सारा हम दिखा दे, ऐसे समझो। अब इसको हम पीछे से डिस्टर्ब किए तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां गया, फिर अपने जगह पे आ गया। यहां पर का जो पार्टिकल था वो डिस्टर्ब हुआ, ये आगे वाले को किया। कहने का मतलब अभी इधर से डिस्टर्बेंस आया, यहां पर का पार्टिकल यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। ये ऑसिलेट कर रहा है कंटिन्यूअसली। ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये ऑसिलेट करवा रहे हैं, ठीक है, ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ऐसे चल, तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का हम इक्वेशन लिखेंगे तो यही होगा, sin kx माइनस ओमेगा टी। तो स्ट्रिंग के केस में बस अंतर इतना है कि ये बाई वहां स्ट्रिंग के केस में जैसे ऐसे था, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या था? डायरेक्शन के परपेंडिकुलर था। यहां पर देख रहे हो वेव भी आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? आगे, इसी के अलोंग है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि साउंड वेव कैसा वेव है? साउंड वेव कैसा वेव हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ध्यान में रखना, साउंड वेव कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल। यहां भी लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। अब इतना तक अगर आप लोगों के समझ में आ गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट का अगर इसमें भी इक्वेशन लिखेंगे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का तो यही इक्वेशन होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर का इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगा? अगर हम लोग यहां हल्का सा देखें कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो रहा है, मतलब जहां पे, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली ही देख लेंगे, नहीं तो और कंफ्यूज होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। बस इतना भी हम ऐसे ही बता दे रहे हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट के वेव इक्वेशन में और प्रेशर के वेव इक्वेशन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ लिखें कि इंक्रीज इन प्रेशर, देखो बेटा यहाँ डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू हो जाता है मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रेशर। ये साइन है ना, तो यहाँ के लिए हम लिखेंगे cos kx माइनस। देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है, इसमें कितना का अंतर है? 90 डिग्री का। चूंकि ये साइन है तो ये कॉस है। ये डेल्टा पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इंक्रीज इन प्रेशर। क्योंकि अगर हम यहाँ इसको ऑसिलेट ना करवाएं तो ये जो हम बनाए हैं कंप्रेस्ड सेक्शन और रेयरफाइड सेक्शन, ये क्या होगा? नहीं होगा। सब नॉर्मल अपना पोजीशन में पार्टिकल अपना जहां विचरण कर रहा होगा। चूंकि हम इधर से वेव ट्रांसफर करवाए, मतलब डिस्टर्ब किए, तो ये सब भी डिस्टर्ब हुआ। बात समझ में आ रही? तो यहां क्या हुआ है? पर्टिकुलर सेक्शन का, या फिर यूं कहें कि जो हम पल्स जनरेट किए हैं उस पल्स में प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। नॉर्मल से क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो ये वहां जितना से इंक्रीज किया है ना, उसका ही हम प्रेशर, हो सकता है कभी कभी हम यहाँ पे ऐसे भी लिख दें P इज इक्वल टू पी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये समझिएगा ये P या PM के P क्या है? इंक्रीज इन प्रेशर। ये PM क्या है? मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रेशर। बस समझ में आ रही है? आई होप कि समझ में आ रहा हो। अब थोड़ा सा एक कदम हम आगे बढ़ते हैं और ये कितना के स्पीड से आगे जा रहा है इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा ये जो हम डायरेक्ट लिख दिए कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, वो हम दिखाते हैं कि कैसे हो जाता है। क्लियर है मामला? तो इस सब को अब हम मिटाते हैं। ये सब समझाने के लिए छाप दिया, हम बहुत ज़्यादा ही छाप दिया, आप लोग कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो इसको ज़रा सा हम मिटाते हैं
और फिर जैसे वहां हम एक पल्स पर विचार करते थे, यहां पर भी हम कोई एक पल्स ले लेंगे और उसके बाद फिर सारा रिलेशन, डेरिवेशन, वेव स्पीड वगैरह हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जैसे वहां स्ट्रिंग के केस में किए तो वैसे ही यहाँ। ठीक है, चलिए तो इन सबको जरा सा हम क्या कर देते हैं बेटा, मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है, जहाँ हम थोड़ा डेंस दिखा रहे हैं वो क्या है जगह, उसको क्या बोलते हैं भैया, तो पल्स बोलिए, है ना, या फिर कंप्रेशन बोलिए, है ना, जो बोलना है बोलिए, बस ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ज्यादा टेंशन, एक पल्स हम ले रहे हैं, चलो ये वाला हम पल्स ले लेते हैं, बाकी हम सारे पल्स को क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब मान के चल रहा है कि पल्स तो कंटिन्यूअस इसमें ट्रांसफर हो ही रहा है, लेकिन हम कितना पल्स पर कंसीडर किए बेटा, एक कोई पल्स ले लिए। क्या ले लिए बेटा, एक पल्स ले लिए। चलिए जिसका हमारा क्या उसको कहेंगे, थिकनेस कहेंगे, लंबाई कहिए ना, लंबाई जिसका क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, यहां भी है एयर मॉलिक्यूल्स, यहां भी है, पल्स भी कंटिन्यूअस जनरेट हो रहा है, पल्स ट्रांसफर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर से एयर मॉलिक्यूल कहीं गायब हो गया, ऐसा नहीं, वैक्यूम नहीं जनरेट हो गया। आइए आगे जा रहे हैं। ठीक, क्लियर। और बीबीएस अभी उतना समझाएगी यहाँ पर का प्रेशर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो इसमें अब ये डेल्टा एक्स थिकनेस का हम एक, ये जो पल्स है इसका थिकनेस हम डेल्टा एक्स ले लिए। ठीक है, इस पल्स का स्पीड क्या होगा बेटा, वेव का स्पीड हो जाएगा, v स्पीड से ये आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है। अब हमको क्या करना, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकालना है, प्रेशर वेव, इसको प्रेशर वेव लिखिए, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर वेव भी लिख नहीं सकते, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक अगर मान लेते हैं कि जो वेव इसमें प्रोपेगेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन अगर हम ले लें ए साइन, सॉरी ए कॉस ले लेते हैं, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मान लेते हैं कि यहाँ जो ये पिस्टन है, यहाँ हम ओरिजिन ले लिए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम ये अभी ये पल्स है, तब हम कंसीडर कर रहे हैं। वेव का इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव बाई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है। बाई जहां ध्यान दे बेटा, ये पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से, चूंकि ये लॉन्गिट्यूड, साउंड वर्ब क्या बताए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। तो ये बाई जो है, ये वाला बाई हम ले रहे हैं, और ये एक्स जो है यहाँ से पोजीशन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि एक्स बाई कोऑर्डिनेट है तो बाई तो वर्टिकल हो जाएगा। स्ट्रिंग के ऊपर वेव के केस में चूंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली होता था, तो बाई आपको लोगों को लगता होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाई ले ली, यहाँ बाई इसके ही अलाउंग है, तो ये सब थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना। ठीक, चलिए तो अब यही कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये जो हम पल्स लिए हैं डेल एक्स लेंथ का, ये स्लाइस तक कहिए, ये पल्स है, यहाँ इस रीजन का ये जो डेल एक्स रीजन है ना, यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ अगर प्रेशर P है, यहाँ अगर P है, तो यहाँ पर प्रेशर इसके अंदर क्या है, P प्लस डेल्टा P है, यही अंतर है। ठीक है, यहाँ प्रेशर इंक्रीज है इस पल्स के। अब हमको करना क्या है भाई, तो प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में एक रिलेशन निकाल लेना है। क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पल्स है, अभी यहीं पर हम इसके ऊपर विचार करते हैं, जिस पोजीशन में ये अभी है,
तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा फेनोमेना, ये जो पल्स है ये आगे कैसे बढ़ता है, यहाँ पर का जो पार्टिकल है, यहाँ पर का जो पार्टिकल है, ये अंदर का जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर का पार्टिकल आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पर का आगे वाले को यहाँ, और ये डेल्टा बाई अगर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर कितना, डेल्टा बाई इस आगे वाले पार्टिकल का, है ना, तो ये जो पल्स है डेल्टा बाई से फिर आगे बढ़ेगा, बात समझिएगा, फिर आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, इसी प्रकार से ये पल्स क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये डेल्टा बाई इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर इनिशियल वॉल्यूम अगर आप हमसे कहें तो इनिशियल वॉल्यूम इस जो हम कंसीडर किए इसका क्या हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कि एस है, ए इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड यहां ले लिए, ठीक है, तो भी जो इनिशियल वॉल्यूम इसका होगा एस इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, एस इंटू डेल्टा एक्स। अब चूंकि ये पार्टिकल ये ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम में है, तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ डेल्टा वाई हुआ, अब सभी का डिस्प्लेसमेंट नहीं भी होगा, हो सकता है कोई पीछे जा रहा हो कोई आगे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि डेल्टा वाई नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा बेटा, एस इंटू डेल्टा वाई, बात समझ में आ रही, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या है डेल्टा वाई, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हुआ, एस डेल्टा वाई, एस जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसिडर्ड, इमेजिनरी सिलेंडर कहिए या रियल सिलेंडर, जो आपको समझना है समझ लीजिए, जैसे समझना है। अब देखिए एक चीज हम डिफाइन किए थे, बीटा, बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा रहे होंगे तब डिफाइन किया, बीटा बराबर क्या होता है, द इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, तो माइनस डेल्टा पी क्या है, तो इंक्रीज इन प्रेशर, यहां इंक्रीज इन प्रेशर क्या है डेल्टा, और डिवाइडेड बाय डेल्टा भी क्या है, तो एस डेल्टा वाई, और डिवाइडेड बाई क्या, एस डेल्टा एक्स, एस से तो एस का क्या बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा पी इंटू ऊपर का कर रहे हैं डेल बाई डेल एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी बराबर जो हो गया माइनस बीटा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, यही रिलेशन हो गया किसके बीच। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स को अगर स्मॉल करेंगे, ये जो स्लाइस है वास्तविकता में तो बहुत थीन होगा, बात समझ में आ रही है, तो डेल्टा एक्स अगर हम क्या करें टेंड टू जीरो करें, लिमिट लें, तो यही इक्वेशन किस इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा, माइनस बीटा डेल बाई डेल एक्स, क्लियर है मामला। तो ये हमारा सॉरी, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इंक्रीज इन प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट वेव में रिलेशन। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन वहां पता है, तो यहां से देखो हम प्रेशर वेव का इक्वेशन नहीं निकाल देंगे, देखो कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस बीटा इंटू डेल वाई डेल एक्स, इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियली, डेल वाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए के आई एस साइन कॉस ओमेगा टी, तो यहां क्या लिखेंगे, डेल वाई डेल एक्स के जगह पर माइनस ए के और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्या हो गया, बीटा ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, ये यही ना हो गया बेटा, बीटा ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक बात देखो,
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है और ये हमारा प्रेशर वेव इक्वेशन है। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? वो कॉस है तो ये साइन है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों में। मतलब जब यहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो उसी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मिनिमम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा, मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी एम मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हमारा डेल्टा पी एम मतलब प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेव एम्पलीट्यूड में रिलेशन, तो बीटा ए के, ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे दिया, मीडियम का बक मॉड्यूलस दे दिया, के का वैल्यू दे दिया और पूछा कि भाई प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड बताइए। ये प्रेशर वेव तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीज इन प्रेशर होता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखता है। यहां पर में अगर आपको, यहां तक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशन सिर्फ याद रखिए और बाकी सब तो आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा याद रखें इसको भी और इसको भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन और प्रेशर वेव इक्वेशन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए अब हमको एक चीज और कैलकुलेट करना है भाई। ये तो हम रिलेशन ले आए, एक चीज और रिलेशन लाना है। हम बोले थे कि डेंसिटी वहां का इंक्रीज करेगा, तो डेंसिटी वेव का इक्वेशन क्या होगा वो भी देखते हैं। एक बात और देखिए कि जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब जब प्रेशर मैक्सिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम। तो प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव सेम फेज में होगा, इतना तो अंदाजा क्या, हम कंफर्म बता सकते हैं। तो हम लोग ये डेंसिटी वेव इक्वेशन क्या होगा इसको जरा सा हम लोग ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का। क्या करते हैं बेटा? ट्राई करते हैं हम लोग कैलकुलेट करने का है। तो जैसे कि देखो, इसको थोड़ा सा डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा? एस डेल्टा बाई, और भी बराबर हो जाएगा एस डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी हमको चूंकि डेंसिटी वेव का इक्वेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर क्या होता है? डेंसिटी, ये होता है ना। अब दोनों तरफ आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करो? तो -1/v², यही होगा ना। अब बराबर ये जो हो जाएगा डेल रो बाई डेल भी। हाँ, बात समझ में आ रही है? अब m इंटू माइनस डेल भी बट्टा भी अब बराबर डेल रो इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा भी बट्टा भी बराबर क्या आ गया? भी डेल्टा रो बाई एम, यानी कि डेल्टा भी या बट्टा भी बराबर माइनस भी डेल्टा रो और बट्टा एम आ गया। तो यहां पर मैं देखो बीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीटा बराबर क्या हो गया बेटा? डेल्टा पी बाई, और डेल्टा भी बाई भी के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस भी और डेल्टा रो और बट्टा एम लिखेंगे ना है ना। यानी कि और भी के जगह पर एक चीज और हम लोग यहाँ बदल सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमको डेंसिटी से मतलब है। तो यहाँ हम लिख देंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाई विथ नेगेटिव साइन, डेल्टा पी बराबर डेल रो और बाई एम, है ना, डेल रो बाई एम, और इनटू भी है तो भी के जगह पर लिख देंगे हम लोग एम बाई रो,
m बाई रो। क्लियर है मामला? तो ये m से m क्या हो गया बेटा, कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस डेल्टा p और बटा डेल्टा रो और बटा रो। बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस इक्वेशन से भी हम लोग कह सकते हैं, डेल रो बाई रो। क्लियर है मामला? तो अब हम लोग, हाँ कहाँ गया भाई, तो प्रेशर वेव इक्वेशन और इसमें क्या रिलेशन आया जरा देखिए। तो यहां से अगर कहिएगा तो डेल्टा पी बराबर क्या आ गया भाई, माइनस बीटा और डेल्टा रो बटा रो। ये आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही है? तो इसकी मदद से अब हम लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी वेव इक्वेशन निकालेंगे। डेल्टा पी बराबर क्या हमारा आया, माइनस बीटा डेल रो बाई रो। अब जहां जहां डेल्टा पी है वहां वहां ये वैल्यू आप क्या कर दीजिए बेटा, पुट कर दीजिए। डेल्टा पी यहाँ है और डेल्टा पी अब यहाँ है, तो यही इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा पी के जगह पर माइनस बीटा डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा पी एम के जगह पर माइनस बीटा डेल्टा रो एम और बटा डेल रो इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कर देंगे। देखो बीटा बीटा खत्म, आइए रो से रो को काटिए, बीटा से बीटा को काटिए, माइनस माइनस खत्म। तो हम लिख सकते हैं यहाँ डेल्टा रो बराबर डेल्टा रो एम साइन के एक्स माइनस, देखो दोनों सेम फेज में, दोनों क्या है बेटा, सेम फेज में है। और डेल्टा रो एम बराबर कितना है वो भी जरा सा देख लीजिए। तब बीटा डेल्टा रो एम बीटा डेल्टा रो बाई रो डेल पी बाई डेल रो बाई रो। तो डेल, सॉरी यहां से निकल जाएगा बेटा, अगर आपको डेल्टा रो एम भी निकालना है तो ये यहां से क्या है, बीटा इंटू डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा पी। यहां अगर डेल्टा पी एम लिखेंगे तो डेल्टा पी एम का वैल्यू क्या है, डेल्टा पी एम बराबर क्या है हमारा, बीटा ए के। क्लियर, बीटा ए के, तो बीटा से तो बीटा गया खत्म हो, तो अगर तो यहाँ ये डेल्टा रो एम होगा, तो डेल्टा रो एम बराबर क्या हो गया, रो ए के। नहीं समझे, रो ए के, जैसे वहां क्या था बीटा ए के, यहां क्या है रो ए के। तो ये आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी वेव इक्वेशन ये हो गया, प्रेशर वेव इक्वेशन ये हो गया, डेंसिटी सॉरी प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में रिलेशन ये हो गया, सॉरी प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में ये रिलेशन हो गया, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में रिलेशन ये हो गया। अब इन सब को आप अगर दिमाग में रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर दिमाग में नहीं रह पाता है तो और भी अच्छी बात है। एक इक्वेशन इसको सिर्फ याद रखिएगा, बाकी किसी को याद मत रखिए, बाकी आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है? अरे यहाँ पर एक गलती है, क्या गलती है, यहाँ बीटा इज इक्वल टू डेल पी बाई में माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ डेल रो बाई एम, ठीक है। अब डेल भी बाई भी ये नेगेटिव, अब बीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस डेल पी बाई डेल भी बाई भी, तो माइनस साइन फिर लगाएंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सब तो जो है सो आया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग वेव स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारा रिलेशन हो गया, ये सब रिलेशन आप याद रखिए, प्रॉब्लम बनाते वक्त काम पड़ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम बनाते वक्त काम पड़ जाता है, ठीक है। और अगर प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड और डेंसिटी वेव एम्पलीट्यूड में रिलेशन तो यहीं से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, ये जो है हमारा
प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी एम बराबर बीटा डेल्टा रो एम और बट्टा रो, है ना। ठीक, चलिए तो अब हम लोग वेव की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। वेव का स्पीड इसमें क्या होगा, वेव स्पीड तो लास्ट जो स्ट्रिंग के ऊपर वेव कैलकुलेट किए थे किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, अच्छी बात है। वो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन रखेंगे, ठीक है, उसको रखिएगा आप। स्पीड ऑफ साउंड वेव, है ना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जैसे लास्ट टाइम जब हम स्ट्रिंग के ऊपर वेव कैलकुलेट किए थे, वेव का स्पीड मतलब कैलकुलेट किए थे तो जुगाड़ लगाए थे, वैसे ही यहां भी जुगाड़ लगा देंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये पल्स चूंकि v स्पीड से आगे प्रोपेगेट कर रहा है, ये सब रेस्ट में है, हम क्या करेंगे कि एक फ्रेम ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, फ्रेम ले लेंगे जिसके ऊपर से बैठ करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसके मोशन को। इसको हम v स्पीड फॉरवर्ड दे देते हैं, जितना स्पीड इस पल्स को है आगे, मतलब वेव का स्पीड उसी स्पीड से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये जो पल्स है क्या चीज में आ गया बेटा, रेस्ट में आ गया, ठीक है। और ये जो मीडियम है, ये जो एयर पार्टिकल्स है, ये क्या हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में v स्पीड से चलना शुरू हो गया। क्लियर है, कि कोई दिक्कत है। अब हम एक स्लाइस कंसीडर करते हैं, यहां पर क्या कंसीडर करते हैं, एक स्लाइस, मतलब ये जो एयर आगे जा रहा है जिसका आप थिकनेस डेल्टा एक्स ले लो, ठीक है, इसको हटाओ, इसका थिकनेस क्या है बेटा, डेल्टा एक्स है। ये इधर कितना क्या स्पीड से आगे जा रहा है, v स्पीड से। कैसे जा रहा है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और इसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, किसके ऊपर, इस स्लाइस के ऊपर। क्लियर है मामू। अब देखो जब ये स्लाइस इधर v स्पीड से जा रहा है, ये तो रेस्ट में, इसके रिलेटिव में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, जैसे ही या इस सेक्शन पे आएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, इधर, फोर्स किधर, इधर, तो ये डिसिलेरेशन में है। ये जब यहां आएगा स्लाइस, यहां आप ले ही आओ इसको, तो ये जो स्लाइस है एयर का डेल एक्स लेंथ का बेटा, तो इसके ऊपर चूंकि यहां प्रेशर क्या है, अगर हम यहां पर नेट फोर्स निकालें इस स्लाइस के ऊपर, तो देखो क्या क्या होगा, ये स्लाइस बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। इधर से क्या लग रहा होगा, P इंटू ए, इधर चूंकि प्रेशर क्या है, P प्लस डेल्टा पी, तो इधर से क्या लग रहा होगा, इधर P प्लस डेल्टा पी आई इंटू ए, इतना फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। जा ये किधर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये कैसा मोशन में है, डिसिलरेटेड मोशन में है। नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, तो P प्लस डेल्टा पी, हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं जैसे उसमें स्ट्रिंग के केस में लगाए थे, स्ट्रिंग कंसीडर किए थे ना, ये इधर टेंशन भूल गए, और फिर नेट फोर्स चूंकि वहां डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा था, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन कर दिए थे। तो P प्लस डेल्टा P इंटू ए माइनस P इंटू ए बराबर डेल M, ये स्लाइस जो कंसीडर किया इंटू एक्सीलरेशन। और यहां देखो बेटा नेट फोर्स तो आ गया, एक्सीलरेशन इधर, तो अगर आगे वाले को पॉजिटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। तो ये हमारा आ गया डेल्टा P इंटू ए, सॉरी यहाँ ए नहीं लेंगे, एस ले लेते हैं,
एस ले लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एस ले लेते हैं, तो डेल्टा पी इंटू एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम कितना, तो डेल एक्स इंटू एस, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ दिस स्लाइस, मतलब समझ रहे हैं ना, ये सिलेंडर है, इसका एक सिलिंड्रिकल स्लाइस ही कंसीडर किए हैं। वो कैसा स्लाइस है बेटा, अगर इसको घुमाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है, एस है, इसमें भी एयर मोलिक्यूल है, इसका थिकनेस क्या है भैया, तो हम क्या ले लिए हैं, ये वाला जो थिकनेस है ये डेल्टा एक्स है। तो इसका मास अगर कैलकुलेट करना हो तो डेल एक्स इंटू एस करेंगे, तो इसका वॉल्यूम इंटू रो से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मास इंटू ए इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो एस से एस कट गया, और डेल पी बाई, ये नेगेटिव साइन लगेगा, बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू ए। क्लियर है। अब इधर देखिए थोड़ा सा, इधर देखिए थोड़ा सा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू रो इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माइनस साइन के साथ, रो माइनस साइन के साथ, डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन इसका जो होगा डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर, उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन है ना। बाई क्या है बेटा, ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बिट्टा बराबर क्या आया था, बिट्टा बराबर आया था माइनस साइन के साथ डेल्टा पी बाई डेल्टा भी बाई भी, यही आया था ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आया क्या था, ये डिफाइन किया गया है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डेल भी बट्टा भी। या फिर कर कुर करके हमारा क्या आया था, माइनस बीटा डेल बाई डेल एक्स। बात समझ में आ रही है, क्या आया था, डेल बाई डेल एक्स। इसको अब अगर हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, डेल्टा पी हालांकि नहीं लिखाएगा ऐसे, डेल्टा ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बीटा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है। यहां क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कब, जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो करेंगे हम, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो करेंगे, तो यही ना होगा। इसके जगह पर हम लोग इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, यहां पर तो क्या लिखेंगे, बीटा विथ नेगेटिव साइन डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो और डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर बराबर बीटा बाई रो, माइनस माइनस कट गया, इंटू डेल टू बाई। अब यही तो जब शुरू क्लास किए थे तो क्या बताए थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेटिस्फाई करेगा वो वेव होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म आता है भी स्क्वायर के बराबर आता है, यानी कि भी स्क्वायर बराबर बीटा बाई रो, या फिर भी बराबर क्या आ गया बेटा, बीटा बाई रो, वेयर बीटा इज इलास्टिक प्रॉपर्टी, बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मीडियम, ठीक है। यहां भी देखो उसी टाइप का कुछ इक्वेशन आया है, वहां क्या आया था, स्ट्रिंग के ऊपर वेव, स्क्वायर रूट के अंदर टी बाई म्यू, यहां आया है बीटा बाई रो, यहां लीनियर मास डेंसिटी, यहां वॉल्यूम मास डेंसिटी, वहां टेंशन है, यहाँ बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्योंकि वहां फोर्स का कंसेप्ट लगा रहे थे, यहाँ प्रेशर का कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं, ठीक। भी बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर बीटा बाई रो। क्लियर है मामला।
क्लियर है ना, यहां तक में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। बस यहाँ पे जो मान मून करके हम किया हो ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको एक दो बार देखिएगा तो समझ में आएगा हम क्या किए हैं। अब फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए कमेंट में, एकदम डिटेल में हम समझाएंगे, मेरा तो आदत है खुद डिटेल में समझाने, ठीक है। अब इसके आगे कुछ बचता है क्या? स्पीड ऑफ वेव निकाल दिए। अब इसके ऊपर एक डिस्कशन है बेटा, ये बीटा क्या है? बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर बीटा का वैल्यू थोड़ा सा अलग आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में बीटा का वैल्यू थोड़ा अलग आता है। और यहां पर मैं आप लोग एक और बात उठा सकते हैं कि सर ये तो हो गया कि गैसियस मीडियम में स्पीड ये होगा जहां बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, गैसियस क्या कहें, फ्लूइड में। अगर ये वाटर भी है तो भी ये इक्वेशन आप लगा सकते हैं, बीटा अगर पता है तो। लेकिन अगर ये सॉलिड हो तो उसके लिए बेटा हम डायरेक्टली लिख देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर बाई बाई रो, यार बाई इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर सॉलिड मीडियम हो तो ऊपर ये बीटा की जगह पर क्या ले लेना है, बाई। बाई इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑन द वेव स्पीड, इसको जरा सा देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको जरा सा देखेंगे, ठीक है। बाकी जो भी जस्ट जो पढ़ाए हैं हम उसको जरा सा दिमाग में रखिएगा। अब मेन एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल वाई बाई डेल एक्स। प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में जो रिलेशन है उसको बिल्कुल याद रखिएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसका ज्यादा यूज होता है। बात समझ में आ रही है? बाकी तो आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मदद से, ठीक है। तो जरा सा एक दो सवाल ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर। इसमें न्यूटन साहब करेक्शन किए, फिर लैपलास न्यूटन साहब एक इक्वेशन दिए, फिर उसमें कुछ एरर आया तो लैपलास साहब उसमें करेक्शन किए हैं। क्या क्या किए हैं 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है उसको समझना, ठीक है। चलिए एक आध सवाल ले लेते हैं हम लोग। एक सवाल है, देखिए, इसको मिटाएं, मिटाएंगे, मिटाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिटाना ही पड़ेगा। सवाल है हमारा, कहता है करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कहता है कि फिर प्रेशर वेव इक्वेशन और डेंसिटी वेव इक्वेशन आप डेराइव करिए। अच्छा ठीक, तो फट से आप भी कर लीजिएगा, चूंकि इतना तो समझा चुके हैं अभी तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब टॉपिक ही लगभग खत्म के कगार पर है बेटा, चूंकि इंटरफेरेंस तो इसमें क्या पढ़ाएंगे, वही चीज हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव में खाली अब पाइप में एयर कॉलम का वाइब्रेशन पढ़ाएंगे और डॉपलर इफेक्ट ऑफ बीट्स, एक दो क्लास में ही खत्म हो जाएगा, साउंड वेव खत्म हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल वेव पकड़ने मत लगी, ठीक है। कहता है कि करस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कैसा वेव है? longitudinal wave, make its pressure and density wave also buck modulus of the medium in beta and density, medium is beta and density। अच्छा, buck modulus और डेंसिटी दे दिया है, तो प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन दे दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इसका प्रेशर वेव इक्वेशन लिख देते हैं। तो सीधा सीधा लगाएंगे, डेल्टा पी बराबर रिलेशन क्या था, माइनस बीटा डेल वाई बाई डेल एक्स, माइनस बीटा लगा दिए, डेल वाई बाई डेल एक्स ए साइन का डीसी हो जाता है कॉस, यहां के आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा ए के कॉस के एक्स माइनस अथी पी एस प्लस ओमेगा टी। ये हमारा कौन सा वेव इक्वेशन हो गया, प्रेशर वेव इक्वेशन,
है ना। ये क्या हो गया हमारा प्रेशर वेव इक्वेशन। अब अगर कहेगा कि भैया डेंसिटी वेव इक्वेशन निकालिए, तो डेंसिटी वेव इक्वेशन के लिए रिलेशन क्या था, अब आप बताइए। अब ये भी डराइव किए हैं। डेल्टा पी बराबर था बीटा डेल रो बाई रो, यही था ना, कुछ अलग था नहीं, यही था। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ से लिख डालो खाली। डेल्टा पी के जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस बीटा ए के कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, डेल रो हमारा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। सीधा सीधा यहां से क्या लिख देंगे, डेल्टा रो बराबर रो माइनस रो ए के कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसका सिर्फ यूज किया, ये याद रखना पड़ेगा। वैसे देखो डेंसिटी वेव के ऊपर, डेंसिटी वेव इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है एडवांस वगैरह में पूछ सकता है, तो इसको भी दिमाग में रखना है कि डेल्टा पी प्रेशर वेव, इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू बीटा टाइम्स इंक्रीज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल डेंसिटी। तो इसको भी जरा सा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा प्रेशर वेव इक्वेशन हो गया और ये हमारा डेंसिटी वेव इक्वेशन, दोनों देखो सेम फेज में है। ये प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड है, ये डेंसिटी वेव एम्पलीट्यूड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा की क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड फॉर ए साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड अ प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ 10 पास्कल। ये भी देखो बड़ा ही आसान है। अच्छा यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड A is equal to what for a sound wave having a frequency क्या है, तो 100 हर्ट्ज, ठीक, and a pressure amplitude of 10 पास्कल। प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पीएम दे दिया, ठीक है, 10 पास्कल। अब समझना डेल्टा पीएम लिखा तो है देखो यहाँ प्रेशर एम्पलीट्यूड, लेकिन आप समझना इंक्रीज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। बी में कहता है द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज इज दिस, व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस। वो सेकंड क्वेश्चन है, बी को बाद में सोल्व करते हैं, अभी पहले इसको देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड फॉर ए साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी और प्रेशर एम्पलीट्यूड हमारा दे दिया, तो बिल्कुल आसान है। पार्ट ए इसको लिखता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड बराबर क्या होता है, बीटा ए इंटू के, यही ना होता है, बीटा ए इंटू के। क्लियर। हाँ 100 हर्ट्ज तो दे दिया है ना। डेल्टा पीएम बराबर बीटा ए के, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बताइए, जबकि प्रेशर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमको दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बराबर जो होगा डेल्टा पी एम बट्टा बीटा इंटू के, है ना। बीटा हमको नहीं पता, के भी हमको नहीं पता, बट फ्रीक्वेंसी पता है। तो एक चीज हमको पता है, देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भी इज इक्वल टू क्या, अभी बताए बीटा बाई रो, भी इज इक्वल टू बीटा बाई रो। तो बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर इंटू रो, है ना। और चूंकि एफ दिया हुआ है तो भी बराबर एक इक्वेशन, एक चीज और जानते हैं हम लोग, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। तो यहां हम लोग भी के जगह पर ओमेगा
अब फिर डेंसिटी आ जाएगा बेटा इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, प्रेशर एम्पलीट्यूड भी दे दिया है, बीटा का वैल्यू नहीं पता, तो बीटा का वैल्यू वी स्क्वायर इंटू रो ओमेगा बाई के है ना, बीटा बराबर वी स्क्वायर। अच्छा इसमें पहले पुट करते हैं ना, रास्ता खुलेगा कुछ, ठीक है। बीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो वी स्क्वायर इंटू रो वाई इंटू के। क्लियर। और भी के जगह पर हम लोग ओमेगा वाई के लिख सकते हैं। तो ओमेगा वाई के जब लिखेंगे तो डेल्टा पी एम और बट्टा भी के जगह पर लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू रो इंटू के, है ना। अच्छा कुछ कमी तो नहीं है। ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर रो इंटू के, ठीक है। ओमेगा का पता है हमको, के कटेगा, डेंसिटी फिर नहीं दिया है मीडियम का। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, रिलेशन यही है हमारा, बीटा ए के। बीटा हमको मीडियम का नहीं पता, एक बार जरा सा हमको क्वेश्चन पढ़ने दो। कहता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड फॉर ए साउंड वेव, साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज एंड ए प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। बेटा इसमें आपको डेटा यूज करना पड़ेगा, आपको स्पीड ऑफ साउंड वेव लेना पड़ेगा, डेंसिटी का वैल्यू लेना पड़ेगा, मिनिमम मतलब अननोन को मिनिमम करके, और कुछ डाटा आपको स्टैंडर्ड डाटा लेना पड़ेगा, तभी ये सोल्व होगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से अब चलते हैं हम लोग। बीटा तो नहीं पता हो सकता हम लोगों को, के भी नहीं पता हो सकता। भी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर बीटा बाई रो, तो यहाँ से हमारा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर इंटू रो, है ना। भी बीटा बराबर भी स्क्वायर इंटू रो, है ना। और के और सॉरी भी बराबर ओमेगा बाई के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बटा बी, ठीक है। अब इसको सबको डाल दो इसमें। ए बराबर हो जाएगा डेल्टा पी एम, ठीक है, डेल्टा पी एम बटा बीटा बराबर क्या, तो भी स्क्वायर इंटू रो, और के बराबर क्या, तो ओमेगा बाई भी, तो ये बराबर हो गया डेल्टा पी एम बट्टा भी रो ओमेगा। अब देखो बेटा भी 340 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा, 340 मीटर पर सेकंड होता है साउंड वेव का स्पीड। रो आपको डेंसिटी ऑफ एयर लेना पड़ेगा, ओमेगा तो आपको पता ही है 2 पाई एफ, और ये डेल पी एम भी आपको पता है। तो ये डाटा आपको लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डाटा, तब जाके ये सोल्व होगा, ठीक है। ये डाटा इसमें पुट कर दीजिए, सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें बी पार्ट था, the displacement amplitude of a sound wave of frequency 300 hertz is the displacement इतना, what is the pressure amplitude of the wave, speed of sound in air is इतना and density। अच्छा पूरा लास्ट तक तो हम क्वेश्चन को पढ़े नहीं, सारा डाटा तो दिया ही हुआ था, इंडिकेशन था कि भैया ये सब यूज करिए आप, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्लियर होगा, सेकेंड पार्ट पढ़े नहीं थे। चलिए इससे शिक्षा क्या मिलती है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, है ना। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ कितना, 300 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड कितना 10 टू द पावर -7 मीटर। व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, डेल्टा पीएम क्या है आप बताइए।
ये वही वाला बात हो गया भाई, डेल्टा पी एम डायरेक्टिव बीटा ए के बी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर बीटा वाई रो, तो बीटा बराबर भी स्क्वायर रो, इसको इसमें पुट करो तो भी स्क्वायर रो बीटा बराबर भी स्क्वायर रो और इंटू ए, के जगह पर देखो ये यूज करना, भी बराबर क्या होता है ओमेगा वाई के, तक के जगह पर ओमेगा वाई भी कर दो तो ओमेगा वाई भी, तब भी रो ए ओमेगा, इसको सबको पुट कर दो, भी पता 340, देखो ना 340 रो पता 1.29, ये पता 10 के पावर -7 इंटू ओमेगा पता 2 पाई इंटू एफ 308, इसको कैलकुलेट करो, इतना पास्कल हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, डाटा दिया हुआ था इसमें, अब हमको लग रहा था कि बिना वो डाटा लिए स्टैंडर्ड सॉल्व होगा सवाल, तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन होना लगा, हालांकि अरे भाई ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भैया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, effect of pressure temperature and humidity on the speed of waving। यार चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट वगैरह पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बीटा बाई, बीटा क्या है, बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं न्यूटन साहब के फॉर्मूला पर। न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, वो क्या है भाई, तो मान करके चले कि ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव टेम्परेचर जो है मीडियम का वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर जो है मीडियम का वो क्या है, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो हमारा एक आइडियल गैस इक्वेशन अभी आप जान लीजिए बस, पी भी बराबर एन आर टी होता है। ध्यान रखें यहाँ पी प्रेशर है, भाई वॉल्यूम है, एन इज द नंबर ऑफ मोल, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर टी कांस्टेंट है तो पी भी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, है ना। और दोनों तरफ अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस भी डी पी बाई डी भी बराबर 0। तो यहां से हमारा आ गया P बराबर माइनस डी पी बट्टा डी भी बट्टा भी, यही हमारा क्या है बेटा, बीटा, यही हमारा क्या है। तो बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, बीटा P के बराबर हो गया, तो V बराबर हमारा क्या आ गया, P बाई रो। अब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, रो पता प्रेशर भी पता, तो जब कैलकुलेट किया गया तो इसका जो वैल्यू आया लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आया। ये न्यूटन साहब कैलकुलेट किए थे, और एक्चुअल में जब कैलकुलेट किया गया प्रैक्टिकली तो ये 340 मीटर पर सेकेंड के लगभग आता है, लेकिन यहाँ ये आया। यानी कि न्यूटन साहब जो अजम्पशन किए थे कि टेम्परेचर जो है मीडियम का क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, ये अजम्पशन में उनका कुछ एरर था। तो बाद में आगे चल के लैपलेस साहब आए, कौन आए, लपड़ थप्पड़ करने वाले लैपलेस साहब, तो वो करेक्शन इसमें किए। करेक्शन क्या करेंगे, जहां से सही ये डाटा आ गया वो बोले कि हाँ यही होता है, ठीक है। वो बोले कि नहीं 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 नहीं, ये जो वेव प्रोपेगेशन के दरमियान मीडियम जो पल्स है जो हम दिखाए थे, मतलब जो मीडियम है उसमें फिजिकल चेंज इतना सडन होता है कि हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलता है, हीट एक्सचेंज वातावरण से होता नहीं है। तो ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव
जो प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग जब कांस्टेंट टेम्परेचर लेकर के किए तो ये आ गया P बराबर बीटा आ गया, लेकिन अगर Q बराबर हम 0 लेके करें, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो उस तरह के प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, और उसका इक्वेशन होता है P भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों तरफ फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तब P इंटू गामा भी गामा माइनस 1 प्लस भी गामा इंटू डी पी बाई टी भी बराबर 0। ये बोले आइसोथर्मल, बस इतना याद रखना है। ये बोले कि नहीं नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब ये इक्वेशन से आप लोगों को पाला पड़ा नहीं है, इसलिए इस पर विशेष दिमाग मत लगाइए। ये एडियाबेटिक गैस इक्वेशन है। अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, मतलब जब वातावरण से अगर कोई सिस्टम कंसीडर किया और वातावरण से अगर हीट एक्सचेंज 0 है, तो ये इक्वेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, है ना। वही इक्वेशन हम लिए। तो P गामा भी गामा माइनस 1 प्लस दिस बराबर 0, है ना। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P गामा, अब भी गामा माइनस 1 यहां से ले लिए तो यहाँ भी बचेगा, तो dP बाई dV बराबर 0। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गामा P बराबर माइनस dP बट्टा dV बट्टा भी, यही तो हमारा बीटा है। एडियाबेटिक अगर मान के चलते हैं तो हमारा एडियाबेटिक बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आया, गामा P। तो ये स्पीड जो आ जाएगा अब हमारा गामा P बाई रो। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ये करेक्टेड फॉर्मूला है। गामा का वैल्यू एयर के लिए डाला गया, प्रेशर डाला गया, फिर डेंसिटी डाला गया, तो इसमें जो वैल्यू लगभग 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो डाटा जो कैलकुलेट किया गया प्रैक्टिकली उससे मैच कर रहा था, तो माना गया कि नहीं भाई एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो ये अब प्रचलन में है, मे भी कभी कभी इसको यूज करना पड़ जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिए, नहीं तो फिर ये इक्वेशन हमारा है। इसी को और थोड़ा सा एक और फॉर्म में भी लिख देते हैं, ये इक्वेशन का यूज करके देखिए पी भी बराबर क्या है इसमें। लेकिन हमको एक चीज का कमी लग रहा है कि हमको हीट बढ़ा देना चाहिए था, तब इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा झेल लीजिए, उसको याद रखिए, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये है, आइसोथर्मल के लिए ये है, ये पीवी बराबर कांस्टेंट और पीवी बराबर एनआरटी। तब P इंटू भी बराबर, ये N के जगह पर लिखेंगे मास बाई मोलिकुलर मास, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं मोल कंसेप्ट। तो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम आएगा तो मास बाई वॉल्यूम इंटू RT बट्टा M। ये हमारा डेंसिटी हो गया, तो P बाई रो बराबर RT बट्टा M। तो P बट्टा रो के जगह पर लिख दो खाली, तो गामा RT बट्टा M। ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला निकल गया है, गामा RT बट्टा M। गामा क्या है, इसको एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। गामा इज इक्वल टू होता है बेटा Cp बाई Cv। अब Cp क्या है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम बोल रहे हैं। और Cv क्या है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गामा है। इन दोनों का रेशियो होता है गामा। इस सब को हम बहुत डिटेल में अभी हीट इसके बाद शुरू ही करेंगे, साउंड वेव खत्म हो जाने के बाद, मतलब मैकेनिकल वेव खत्म हो जाने के बाद। तो ये हमारा क्या आया, V इक्वल टू गामा RT बाई M। गामा एक दिए हुए गैस के लिए कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट, मास मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट, और टेम्परेचर के क्या होता है, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि साउंड का स्पीड जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। इसको भी दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, कभी कभी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इतना जब डिस्कशन हो गया तब अब हम चलते हैं कहाँ, तो डिस्कस करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो सिंपल सा आप लोग खुद भी डिस्कस कर सकते हैं भैया, ऐसा बात नहीं है। वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा, तो बस कुछ नहीं है, आनंद है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पहले देख लेते हैं।
ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले देख लेते हैं। तो देख लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, V बराबर क्या आया था, गामा आर टी बटा एम। तो कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेव स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेव स्पीड भी घटेगा। क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है ये। तो इसमें तो कुछ कहने का जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इससे एक फॉर्मूला भी कभी कभी ड्राइव करते हैं लोग, मतलब इससे एक फॉर्मूला ऐसे ड्राइव कर लेते हैं हम लोग। ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में है। इससे एक फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है बेटा, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस टी वाई 546। और जहां V नॉट क्या है तो 340 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही लिख डाला ना, तो 1 प्लस टी बटा 546। जहां टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे, टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री। ये सिंपल इसी से आ जाएगा। देखो जैसे देखो V एट 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, गामा आर बटा एम इंटू स्क्वायर रूट के अंदर टी। टी नॉट ले लो आप, टी नॉट होने का मतलब 273 के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब फिर एट एनी टेम्परेचर टी पर क्या हो जाएगा, टी पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा आर बटा एम इंटू, या फिर इसको ऐसे लो ना, T1 ले लो, इसको T2 ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर T1 बाई T2, T1 बाई T2, यानी कि VT बराबर हमारा क्या आ गया, देखो V नॉट स्क्वायर रूट के अंदर T2 बटा T1। क्लियर है। अगर T1 हमारा क्या हो 273.16 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसको क्या लिखेंगे, V नोट इंटू, और T2 क्या हो T डिग्री सेल्सियस हो, तो इसको क्या लिखेंगे 273। अब बेटा ये सब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है ये बात, लेकिन झेल लो इसको। का पावर स्क्वायर रूट तो हाफ कर दिए। V नोट क्या है भैया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वेव का स्पीड जो कि 340 मीटर पर सेकंड के लगभग आता है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, VT बराबर क्या हो जाएगा, V नोट इंटू 1 प्लस टी बाई 373.16 का पावर हाफ। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, इस तरह से पढ़ता है। तो यहाँ लगभग क्या हो जाएगा, V नोट इंटू 1 प्लस टी दिस इंटू हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बटा 546, 0.32 को हटा देते हैं तो 1 प्लस टी बाई 546 हो गया। तो यही अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको यहां हम लिख लेते हैं 340। यहाँ 340 के जगह पर जनरली बेटा V नोट ही लिख देते हैं लोग, ताकि V नोट का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। कोई 340 लिख देगा, कोई 342 लिख देगा, कोई 343 लिख देगा। तो इस तरह से 1 प्लस टी बाई 546, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड वेव। इस समय हमको खुद मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि हम यूज कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम पढ़ाए नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बेटा, यूज करना पड़ेगा। पढ़ा रहे हैं तो इसको छोड़ दें फिर आगे पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। जैसे ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, ये फिर यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री रोमर, डिग्री रैंकिन, बहुत सारा टेम्परेचर का स्केल है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो जान गए कि वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे V बराबर क्या था, तो गामा P बाई रो। अब आप लोग ये देख के कहिए कि हाँ सर तो ये तो भाई P के डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ डेंसिटी भी तो है, डेंसिटी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। डेंसिटी बेटा चूंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो चेंज करता है ना ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो ऐसे पता नहीं चलेगा, इसको एक टर्म में लाना पड़ेगा। V बराबर वही ले आएंगे हम लोग गामा RT बटा M। कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि प्रेशर के चेंज करे या चेंज नहीं करे उससे इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। प्रेशर एक्चुअल में प्रेशर को अगर चेंज भी करें और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, इंक्रीज या डिक्रीज करें प्रेशर को, लेकिन टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तो वेव का स्पीड कांस्टेंट रहता है। वो इसलिए रहता है कि P बाई रो का वैल्यू क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, इसलिए प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है सीधा सीधा। तीसरा एक पॉइंट क्या था, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी देखो बेटा, ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है तो एयर का डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। आप कहिएगा वो कैसे हो गया, तो जो पार्टिकल है मीडियम में उसके ऊपर क्या पड़ेगा, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर उसके ऊपर पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या है, नीचे बैठ जाता है जमीन पर, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर। तो जो डेंसिटी है मीडियम का वो क्या होता है, घट जाता है। तो जब डेंसिटी घटेगा, अब ही बराबर क्या होता है, गामा P बाई रो। डेंसिटी जब घटेगा तो वेव स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वेव स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हम रफली डिस्कस किए हैं इन सब चीजों को। आगे हम लोग बेटा क्या डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज इस बार पढ़ाएंगे, पढ़ के आइएगा जरा सा, लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस पढ़ाएंगे, और वेव फ्रंट, ये सब का लाइट में भी यूज होता है, वेव फ्रंट थोड़ा सा समझाएंगे। लाउडनेस और वेव फ्रंट, और इंटेंसिटी तो डिराइव कर ही दिए थे, फॉर्मूला वगैरह वो स्ट्रिंगे के केस में सब डिराइव कर दिए थे, ठीक है। ये तीन चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर करके आइएगा ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, आनंद करिए, मजे में रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए।